अस्सलामुअलैकुम। आज का मुद्दा थोड़ा-सा मुनफ़रिद है, तो मेहरबानी करके बच्चे और नाबालिग लड़के या लड़कियां इस वीडियो से दूर रहें। और ये जो शर्म करने वाले हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शर्म है, सेंसिटिव बंदे हैं, वो भी इस वीडियो से दूर रहें। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है पीरियड्स। पीरियड्स क्यों होते हैं, किन वजह से होते हैं, कब होते हैं, किसकी बुनियाद पे होते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे साइंटिफिकली, इस्लामिकली और इनकी हर एक वजूहात। आप 5 वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, उनसे ज़्यादा आपको इस वीडियो में बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरा एक ही आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके पूरी वीडियोस देखिएगा मेरी। और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन तन्हाई में पूरी वीडियो देखनी है आपने, फिर आपको कोई सवाल नहीं रहेगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का उन्वान है पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब होता है हेज़, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम वगैरह बनाए हुए हैं हर चीज़। देखो पीरियड्स क्या है, हेज़ क्या है। पहला सवाल, हेज़ वो खून है जो इंडोमेट्रियम एक तय होती है यूट्रस के अंदर, यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर तय होती है। वहाँ से वो उस तय जब वो टूटती है तो निकलता है, ठीक है। हेज़ क्या है, एक तय होती है यूट्रस के अंदर, जब वो टूटती है तो निकलता है। हेज़ कब होता है, हेज़ महीने में एक दफ़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओवरी जो होती हैं, ये जो ओवरीज़ हैं, ये इनमें से जाता है अंडा। ये ओवरीज़ में से अंडा जाएगा, एग रिलीज़ करेंगी। ये महीने में एक एक बनता है, ठीक है। एक एक बनेगा, ये यहाँ से होता हुआ जाएगा इसमें यूट्रस में। और यूट्रस में जो है वो अनफिल्टर हो जाएगा। अनफिल्टर क्यों होगा, क्योंकि उसके पास स्पर्म नहीं मिली है उसको फ़िल्टर करने के लिए तो वो अनफिल्टर हो जाएगा और महीने में एक दफ़ा वो अंडा निकलता है। और वो जो तय होती है वो बनती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये तय बनती है, तो इस तय को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जब ये तय बनती है तो ये बनती है महीने में एक दफ़ा। ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इस साइकिल हर महीने चलती रहती है, तय बनती है, फिर अंडा निकलता है, फिर तय बनती है, तो ये चलती रहती है ऐसे। अच्छा, कब तक चलती है, ये चलती है 45 से 55 साल तक, ठीक है। तो 45 से 55 साल के बाद ये ख़त्म हो जाती है, यहाँ से अंडे निकलना बंद हो जाते हैं, तय ये सिकुड़ जाती है, या तय ये फिर बढ़ती नहीं है। 45 से 55 साल से पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे तय थी, तय जो है वो बढ़ रही थी। बढ़ने के बाद उसमें से फ़िल्टर नहीं हो रही थी। आया कि फ़िल्टर होती तो बच्चा होता, अब फ़िल्टर नहीं हो रही थी तो वो तय टूट कर नीचे गिर जा रही थी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि व्हाट हेज़ क्या है। हेज़ वो खून होता है जो एंडोमेट्रियम की वजह से, एंडोमेट्रियम की बुनियाद पे निकलता है। एंडोमेट्रियम एक तय है, जब वो टूटती है तो हेज़ हमारे वजाइना से निकल जाता है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है व्हेन, हेज़ कब होता है। हेज़ की इब्तिदाई कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता, लेकिन ये 9 से 15 या 16 साल के दरमियान में शुरू हो जाता है आना लड़कियों को। और ख़त्म कब होता है, ख़त्म इसकी लिमिट देखी जाती है कि ये 50 से 55 पे आके रुक जाता है। मैक्सिमम 55 पे आके हेज़ आना रुक जाता है। ये भी एंडोमेट्रियम की वजह से रुकता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम काम करना बंद कर देती है। और यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे निकल रहा है, जो मैं आपको इस डायग्राम में समझाऊंगा। ये वही डायग्राम है जो मैंने वहाँ पर दिखाया था, बस यहाँ पर उठा के मैंने रख दिया है इसे। बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं और इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैंने उठाया और सिर्फ मैंने यहाँ पर रख दिया है। चलो शुरू करते हैं ओवरी से। ओवरी क्या है। ओवरी का मतलब होता है बेज़ादानी। बेज़ा मतलब होता है अंडा, और दानी का मतलब होता है जहाँ पर किसी चीज़ को रखा जाए, यानी कि जहाँ पर अंडे को रखा जाए उसको ओवरी कहा जाता है। तो ये ओवरी का काम क्या है। ओवरी के दो काम होते हैं बुनियादी।
पहला काम होता है अंडे को बनाना, रिलीज़ करना। दूसरा काम होता है हार्मोन्स को रिलीज़ करना, ठीक है। हार्मोन्स कौन से रिलीज़ होते हैं? हार्मोन्स बुनियादी तौर पे 2 किस्म के रिलीज़ करती है ओवरी। पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, इनके भी एक मखसूस काम है। काम क्या है इनके? ये हार्मोन्स हमल के दौरान, हमल यानी सेक्स से हमल के वक्त या जिस्मानी जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमल को या जिस्मानी जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स। इनके दीगर भी काम होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब जो है ओवरी उन अंडों को जो है पार्सल करेगी किसके पास? इसके पास। ये जो ये पतली पतली ये देख रही हो ना, ये इनको बोलते हैं फिम्ब्राए बोलते हैं इनको। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है उन अंडों को प्यार से यूं करके लेकर इन तक पहुंचाना, फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। ये प्यार से इनको अंडों को इसने, ये अंडे को इसने प्यार से लिया, यूं करके यूं फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया। इनका ये काम होता है। तो ये पत्तों की तरह होते हैं, पत्ते जो हैं, पत्तों के ऊपर अंडा रखा, उसको पहुंचा दिया। अब अंडा जो है यहाँ से आया, इससे फिम्ब्राइस से फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए यहाँ अंडा आया। ये अंडा आ रहा है, ये अंडा आया, कहाँ दाखिल हो गया? यूट्रस में। तो अब इसका काम क्या है फैलोपियन ट्यूब का? इसका काम ये होता है, इसका मतलब है नाली, ठीक है। काहे की नाली? बेजा नाली, यानी जो अंडा है उसकी नाली, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम एक तो ये होता है कि जब हमल होता है यानी कि सेक्स होता है, तो जो हमारा मतलब मेल स्पर्म है, नुत्फ़ा है, वो इसकी वो भी जब मिलता है यहीं पे मिलता है, ठीक है। यहाँ ही मिलेगा, मिलने के बाद वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बच्चा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका एक तो ये काम हो गया। और दूसरा काम ये होता है कि ये जो इसका मेन काम है वो ये है कि ये अंडे को यहाँ से उठा के यहाँ तक मुंतकिल करेगा, यानी कि ओवरी से उठाकर यूट्रस तक मुंतकिल करेगा। ये इसका मेन काम है, ठीक है। एक दो काम होते हैं, एक मिलाप को यानी मिलाता भी है नुत्फ़े को अंडे से, वो भी यहीं मिलता है अंदर। दूसरा जो मुंतकिल करता है, ये भी इसका यही काम होता है, यानी कि यहाँ से जाएगा अंडा और इसमें मुंतकिल हो जाएगा यूट्रस में। यूट्रस मतलब बच्चेदानी। इसके दो काम हो गए। इसमें आती है एक मेडिकल इशू कंडीशन होती है। क्या होती है वो कंडीशन? बाज़ औक़ात तुमने देखा होगा काफ़ी लोगों को कि उनको बच्चे नहीं होते, ख़वातीन में कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जिनकी वजह से ये बंद हो जाती है। ये क्या हो गई? बंद हो गई। जब ये नाली बंद हो जाएगी तो मुझे बताओ कि जब अंडा जाएगा ही नहीं, अंडा नहीं जाएगा तो कहाँ से नुत्फ़े से मिलेगा? नुत्फ़े से नहीं मिलेगा तो फ़िल्टर नहीं होगा, फ़िल्टर नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। तो ये भी एक मेडिकल का टर्म होता है। जब ये बाज़ औक़ात बंद हो जाती है तो भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। और हमारा ये अंडा गया यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए। अब आ गए हम यूट्रस में, ठीक है। अगरचा नुत्फ़ा मिला तो बच्चा होगा, अगरचा नुत्फ़ा नहीं मिला तो क्या होगा? तो यहाँ से अंडा जाएगा, यूट्रस में पहुँचेगा। यूट्रस का क्या काम है? यूट्रस मतलब होता है बच्चादानी, जिसमें बच्चे को हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमल ठहर जाता है यानी रुक जाता है। नुत्फ़ा और ये नुत्फ़ा हो गया और ये इसका अंडा हो गया, ये जब हम मिले हैं तो ये यहाँ पर ठहर जाएंगे। एक तो ये इसका काम है, यहाँ जमा ठहर में रुका देता है, मतलब यहाँ पे रुकाने के बाद यहाँ बच्चा हो जाता है। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या हो? अब फैलोपियन ट्यूब से अंडा आया यूट्रस तक। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम हमने सीखा फैलोपियन ट्यूब का काम है ओवरी से अंडा उठाकर यूट्रस तक मुंतकिल करना, ये इसका काम है, मेन काम। अब आ गया हम यूट्रस में, अंडा आ गया। अब अंडा यूट्रस में आएगा, हमल होगा तो अंडा ठहरेगा, हमल नहीं होगा तो अंडा 24 घंटे यहाँ पे रुका रहेगा। 24 घंटे के बाद अंडा हो जाएगा ख़राब, यानी कि ख़राब हो जाएगा, मतलब डिज़ोल्व हो जाएगा,
सड़ जाएगा एक किस्म से, ठीक है। अंडा हमारा सड़ गया 24 घंटे के बाद यूट्रस में आने के 24 घंटे के बाद अंडा सड़ने के बाद जिस्म में जज्ब हो जाता है। कहाँ जाता है? जज्ब हो जाता है। अंडे का कोई ताल्लुक़ नहीं है खून से, अंडे का कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी पीरियड्स के रिलेटेड। इस बात से लोग बोलते हैं अंडा टूटता है फिर ये निकलता है। अंडा टूटता वूटता नहीं है, अंडा एक सेल होता है छोटा सा जो हमें दिख भी नहीं सकता। ये होता है 0.1 मिलीमीटर का या माइक्रोमीटर होगा, शायद माइक्रोमीटर का होगा, जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, ठीक है। ये अंडा टूटता नहीं है, ये सड़ जाता है, सड़ने के बाद अंदर ही जज्ब हो जाता है। ये टूटता नहीं है, इसका पीरियड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूट्रस के अंदर और बाहर 3 लेयर्स होती हैं, एक एंडोमेट्रियम, एक प्रीमेट्रियम, एक मेयोमेट्रियम। इन तीनों के अपने अपने काम हैं। ख़ास तौर पे एंडोमेट्रियम का क्या काम है? एंडोमेट्रियम बेसिकली अंदरूनी वो लेयर होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ही पीरियड्स आते हैं। ये बुनियादी तौर पे बच्चेदानी की अंदरूनी तह होती है जो हमल की तैयारी के लिए मोटी होती है। महीने में मोटी होती रहती है ये हमल की तैयारी के लिए। और ये मोटाई हार्मोन्स ख़ास तौर पर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। समझ में आ रही है? जब दिमाग वहाँ से ओवरी से हार्मोन्स निकलते हैं ना, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, तो उनकी वजह से ये मोटाई होती है। और ये इसलिए होती है ताकि जब अंडा नीचे आएगा नुतफ़े से मिलकर तो वो इसमें चिपक सके। अगर ये नहीं होती तो वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि मैंने बताया सेल जितना छोटा होता है। तो ये इस वजह से होती है ताकि वो उसमें चिपक सके और वहाँ पर ठहर सके, और जब अंडा बड़ा होगा तो उसकी नशोनुमा शुरू हो सके। समझ में आ गई किस लिए होती है? ये इसलिए होती हैं कि अंडा इसमें चिपक कर ठहर सके और उनकी नशोनुमा हो सके। अब आते हैं मेयोमेट्रियम की जानिब। ये बच्चेदानी की दूसरी तह होती है जो हमल में बच्चा रखने के लिए बच्चेदानी को मजबूत बनाती है। और ये पट्ठों की तरह होती है मेयोमेट्रियम। ये बच्चेदानी को फैलने देती है ताकि बच्चा बढ़ सके। और जब डिलीवरी का वक्त आता है, जब माँ बच्चा पैदा करती है, तो उस वक्त ये पट्टे ताकत से सिकुड़ जाते हैं, यानी कि ज़ोर लगाते हैं ताकि बच्चा बाहर निकल सके। इसका ये मेन काम है। अब आते हैं प्रीमेट्रियम की तरफ। ये बच्चेदानी को बाहर से ढक कर हिफाजत करती है अब और आ जाते चोट या हैं सूजन वगैरह से बचाती थोड़ा है। सा बस इसका नीचे। यही काम है और इसका ये कोई मज़ीद हमारा काम नहीं अंडा है। जो है सड़ गया, ख़त्म हो गया, अंडे को भाड़ में डालो। अब आ जाओ नीचे। ये चीज़ क्या है? इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स यानी रहम की नली। रहम 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 उर्दू लफ्ज़ है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस, यानी बच्चेदानी। ये बच्चेदानी की गर्दन है, देखो दिख रही है ना, गर्दन की तरह लग रही है, तो ये क्या है? बच्चेदानी की गर्दन है। इसको बोलते हैं उर्दू में बच्चेदानी की गर्दन। इसका क्या काम होता है? इसका होता है काम यही होता है काम के जो खून आया है वो इसके ज़रिए नीचे जाएगा। ये इसका काम है बेसिकली। ये जो इसका सर्विकल कैनाल बोलते हैं इसको, यहाँ से एक कैनाल है छोटा सा, देख रहे हो, ये कैनाल के ज़रिए होता हुआ जाता है। अब आ जाते हैं और नीचे वजाइना। वजाइना। वजाइना का क्या काम है? वजाइना जो है, एक तो इसके 2-3 काम है वैसे। सबसे पहला काम है जो पीरियड्स के खून को ये बाहर निकालता है। पहला काम, कहाँ से खून निकलता है? वजाइना से खून निकलता है। दूसरा इसका मेजर काम है हमल करने में इसका ही काम होता है, यानी ये उज़्वे हमल है, हमल करने वाला उज़्वा ये है। दूसरा काम हो गया। और जब बाज़ात ऐसा होता है कि हमारे मतलब ख़वातीन के हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, स्टेबल होते हैं, मुनासिब लेवल पे होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मुनासिब लेवल पे होता है, तो हल्की सी नमी भी होती है इसमें। नमी मतलब चिकनाहट या गीलापन। तो जब एस्ट्रोजन नॉर्मल होते हैं तो ये नमी भी होती है। अब हमने ये भी सीख लिया। अब हम दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ओवरी में अंडा बना और हार्मोन्स बने।
अंडा बन के किसके ज़रिए गया, फिम्ब्राय के ज़रिए। फिम्ब्राय का क्या काम, पत्ते की तरह होती है जो इसको अंडे को थोड़ा सा यूँ करके आगे धकेल देती है, यानी नर्म आराम से बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब तक मुंतकिल कर देती है। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फेलोपियन ट्यूब का काम है अंडे को इस तक रहम तक मुंतकिल करना। रहम क्या है, बच्चेदानी को बोलते हैं, यानी यूट्रस। इसको मैं सिंपल उर्दू में बोल रहा हूँ, बच्चेदानी। तो ये इसका काम है बच्चेदानी तक मुंतकिल करना फेलोपियन ट्यूब का। बच्चेदानी में से अंडा अगर फ़िल्टर हुआ, यानी कि स्पर्म से अंडा मिला तो फ़िल्टर हो गया, फ़िल्टर नहीं हुआ यानी कि अनफिल्टर एग रह गया तो वो 24 घंटे में ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वो उसे जिस्म जज़्ब कर लेगा, ठीक है। जिस्म जब जज़्ब करेगा उस अंडे को, तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। ऐसा होता रहता है, हर महीने में एक दफ़ा होता है ये। एक दफ़ा अंडा निकलता है, एक दफ़ा ये होता है ये। और इसकी जो है टाइमिंग होती है, महीने में एक दफ़ा वो ये चलता रहता है। 3 से 7 दिन तक चलता है। 3 दिन में जो ज़्यादा खून आता है, 3 दिन के बाद जो बाकी या 4 दिन हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कम खून आता है, लेकिन कम से कम 7 दिन खून आता है। तो अगर अंडा फ़िल्टर नहीं होता तो वो जज़्ब हो जाता है। अब खून कहाँ से आ रहा है, ये जो इंडोमेट्रियम लेयर है, ये लिखा हुआ है इंडोमेट्रियम लेयर। इंडोमेट्रियम लेयर वो इधर अंदर की जानिब होती है, ठीक है। ये अंदर की जानिब इंडोमेट्रियम लेयर होती है। ये महीने में आराम आराम से यूँ यूँ बढ़ती रहती है, ठीक है। ये यूँ यूँ बढ़ती रहेगी। ये जब क्यों बढ़ती है, ये इस वजह से बढ़ती है कि जो फ़िल्टर एग है उसको ये पकड़ सके और ये उसको अपने अंदर मतलब संभाल सके, इधर उधर ना होने दे, ठीक है। ये साइकिल चलती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर फ़िल्टर एक होता है तो वो उसको रख लेती है यानी बच्चे की सूरत में उसको पकड़ लेती है। अगर फ़िल्टर एक नहीं होता तो ये टूट के यूँ ये बिखर के टूट के नीचे आ जाती है, ठीक है। ये खून की जब ये टूटती है तो खून की सूरत में टूट के निकल जाती है। उम्मीद करूँगा यहाँ तक तुम्हें समझ आ चुका होगा। एक और बात है, ये मैंने बताया ये जो ओवेरियन लिगमेंट हैं इनका काम होता है इनको ओवरीज को पकड़ के रखना ही, ठीक है। यूँ पकड़ के रखेंगे, ये हिलने से बचाएंगे इन्हें, ठीक है। अगर ये पकड़ेंगे नहीं, देखो इमेजिन करो ये नहीं पकड़ रहे इन्हें, इमेजिन करो नहीं तो ये क्या होगा, यूँ टेढ़े नहीं हो पाएंगे, ये यूँ नीचे लटक जाएंगे, यूँ लटक जाएंगे। तो इनका काम होता है ये पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अब इनका काम भी समझिए, इनके ऊपर एक लेयर भी होती है और यहाँ पर एक यूँ करके यूँ लेयर होती है यूँ करके, जिसमें ये बंद होता है पूरा, ठीक है। ये पूरा जो है रिप्रोडक्टिव गर्ल्स का पार्ट है, ये इसमें लेयर में बंद होता है, ऊपरी हिस्सा ये वाला। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को ब्रॉड या बॉर्ड लिगमेंट बोलते हैं, कुछ इस तरह ही उसका नाम है। तो उसका काम होता है इस पूरे को पकड़ के रखना। ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको पकड़ के रखता है वो, ताकि हिले मिले नहीं, चूरे पूरे ना। और इसका भी नहीं बताया, ये यूट्राइन फंडस इसका नाम रखा हुआ है, तो है यूट्रस से रिलेटेड, तो यूट्राइन फंडस रख दिया। तो इसका काम भी कुछ इसी तरह होता है कि ये बेसिकली बच्चों को नशोनुमा करने में सहूलत पैदा करता है, ये वाला एरिया, ठीक है। कुछ किताबों में इस जगह को यूट्राइन ट्यूब भी कहा है, यूट्राइन ट्यूब वो इसलिए कहा है क्योंकि ये यूट्रस की अंदर की जा रही है, लेकिन एनाटॉमिकली इसका जो नाम है वो फेलोपियन ट्यूब है, सही है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमारे काफ़ी सवालात थे जो हमें दूसरों से पूछने थे, जो अक्सर लोग शर्माते हैं पूछते हुए कि मिस अब हम क्या कर सकते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अंडा जो है, देखो लोग समझते हैं कि अंडा टूटता है, अंडा नहीं टूटता, अंडा कभी भी नहीं टूटता। अंडा जो है खून नहीं है, अंडा एक सेल होता है। यहाँ से जो भी अंडा निकलेगा वो सेल होगा, खून नहीं है वो। अंडा निकला है सेल की तरह है, वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखता है, वो छोटा सा अंडा है, खून नहीं है वो। और वो अंडा ना ही टूटता
टूटता है ना ही उसमें से खून निकलता है, वो जज्ब हो जाता है 24 घंटे के बाद, ख़राब हो जाता है वो, जिसम उसे जज्ब कर लेता है। ठीक है, अंडे का पीरियड्स के खून से कोई रिलेटेड या रिलेशन नहीं है। उम्मीद करूँगा ये चीज़ समझ आ गई होगी अंडे के मुताबिक। दोस्तों अब आप कहोगे कि फाइल भाई समझ आ गया मुझे, सारा खेल जो है अंडे का है। अंडा नीचे आ रहा है, यहाँ से फ़िल्टर हुआ तो बच्चा होगा, नहीं हुआ फ़िल्टर तो वो 12 से 24 घंटों के बाद सड़ के उसको जिस्म जो है जज्ब कर लेगा। बाकी जो जहाँ पे वो उसे पकड़ते हैं, जो ये लेयर्स हैं, ये तह हैं, ये टूट के नीचे खून की शिकल के अख्तियार करके बाहर निकल जाएंगे। ये तो समझ आ गया, लेकिन मसला ये है कि अंडा वो आया कहाँ से? क्या मुर्गी लाई, या मुर्गी ने दिया, या बत्तख ने दिया? कहाँ से आया अंडा? दोस्तों अंडा जो है, अंडा आया है यहाँ से, ओवरी से। यानी जो अंडा है वो ओवरीज़ में शुरू से ही, पैदाइश के वक्त से ही लाखों की तादाद में लड़कियों में होते हैं। वो ना तो बाद में पैदा होते हैं, निकलते हैं, ना वो टूटते हैं, वो जिस्म में ही जज्ब हो जाते हैं। जिन्हें जो शुरू से ही होते हैं वो होते हैं सोई हुई हालत में, उन्हें क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अभी आगे मैंने ना ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में अच्छी तरह जो है समझ आ जाएगा। अब समझते हैं अंडा जो है ओवरी में से कैसे पूरी तरह बन के निकल रहा है। तो मैंने बताया था जो छोटा अंडा होता है सोई हुई हालत में, उसे बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो उस फॉलिकल को जब थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है तो उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब वो बड़ा क्यों होता है, कब होता है बड़ा, कैसे बड़ा होता है? तो ये जब बुलूगत का वक्त आता है तो ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। बड़ा इसको कौन बोल रहा है बड़ा हो, कि तू बड़ा हो, इतनी देर से सोया हुआ था, अब क्यों इसे जगाया जा रहा है? दिमाग का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो कि पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, वो हार्मोन रिलीज़ करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? GnRH। ठीक है, GN का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन, और R का मतलब होता है रिलीजिंग, H का मतलब होता है हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो रिलीज़ करता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि किसके पास जाके? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके, जो दिमाग का एक गुदा है उसके पास जाके बोलता है, ये GnRH हार्मोन उसके पास जाके बोलता है तुम FSH हार्मोन रिलीज़ करो। कौन से? FSH हार्मोन रिलीज़ करो और LH हार्मोन रिलीज़ करो। इन दोनों का काम है सारा, इस सारे से कौन सा काम है? FSH और LH हार्मोन का काम है। तो FSH हार्मोन जो है वो बोलते हैं, उनका वो काम है इस प्रीमोर्डियल फॉलिकल को बोलना कि तुम बढ़ो, कि तुम बढ़ो। वो बढ़ते हैं, तो कौन बोल रहा है? FSH हार्मोन बोल रहे हैं इनको। ठीक है, अब ये जब बढ़ते हैं, अब प्राइमरी ओवम, यानी ओवम मतलब अंडा, ओवम मतलब अंडा, प्राइमरी मतलब छोटा, बुनियादी। तो और प्राइमरी फॉलिकल क्या है? ये फॉलिकल का मतलब है यहाँ पर थैली इसकी, जिस थैली से इसको ग़िज़ा मिलती है। ये अंडा है, इस थैली के ज़रिए इसको ग़िज़ा भी मिल रही है, और ये इसकी कवर वाली थैली है। उसके बाद ये मज़ीद बढ़ते हैं FSH हार्मोन, और इनको बोलते हैं बढ़ो। बढ़ने के बाद ये आ जाते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स के स्टेट में। ठीक है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वो नशोनुमा पाने वाला फॉलिकल्स है, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा फॉलिकल्स है, इससे थोड़ी सी बड़ी थैली में होता है बंद। ये थोड़ी सी बड़ी थैली है, और ये कई होते हैं, ये एक ओवरी के अंदर कई होते हैं, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल्स भी कई हैं, प्रीमोर्डियल तो मैंने बताया लाखों में, तो ये भी कई बनते हैं। लेकिन इनमें से महज एक जो है सेकेंडरी ओवम तक पहुंच पाता है, एक यानी पुख्ता अंडा बन पाता है। तो सेकेंडरी ओवम यानी कि पुख्ता सानुई बेज़ा, सेकेंडरी ओवम यानी सानुई बेज़ा पुख्ता, ये जो है एक ही बन पाता है। ठीक है, ये अंडा जो है तकसीम के एक अहम अमल मेयोसिस के बाद बनता है। जब मेयोसिस का अमल होता है, यानी कि हार्मोन्स का होता है अमल, 46 इंसानी जिस्म में हार्मोन्स होते हैं, तो जब वो अमल होता है तो उसके बाद ये बनता है अंडा।
ये सेकेंडरी ओवम एक ऐसे स्टेज में होता है जहाँ से ये बिल्कुल करीब होता है निकलने के, ओवल्यूशन के बहुत करीब होता है ये। और ये है ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि अभी ये वाली जो थैली है ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं इसको। ये पुख्ता फॉलिकल है, यानी कि पक्की एक फॉलिकल है। ये सबसे बड़ी और मुकम्मल तैयार फॉलिकल होती है, बड़ी भी होती है सबसे, देखो इन दोनों से बड़ी है, और तैयार होती है सबसे। अब यहाँ पर आने के बाद LH हार्मोन्स रिलीज़ होता है दिमाग से, और वो आता है इसके पास। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो दिमाग से निकलता है और वो इसको बोलता है कि अंडा खारिज कर दो, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे LH हार्मोन यहाँ काम आता है। वहाँ से वहाँ पे प्रीमोर्डियल पे कौन सा काम आता है, FSH हार्मोन। FSH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होते हैं। तो ग्राफिन फॉलिक्यूल का काम क्या है, ग्राफिन फॉलिक्यूल सबसे बड़ी और मुकम्मल जो है एक फॉलिक्यूल होती है, यानी कि थैली होती है जिसके अंदर अंडा होता है। ग्राफिन फॉलिक्यूल यानी मैच्योर फॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसको अंदर पानी भरा हुआ होता है, पानी में अंडा जो है तैर रहा होता है, झूम रहा होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको LH हार्मोन बोलते हैं, निकलो 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 निकलो। तो ये गुस्से में आके इस स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट में जो है इसका नाम हम चेंज करके ग्राफिन फॉलिकल से इसका हम कर देते हैं नाम रप्चर्ड फॉलिकल। क्या कर देते हैं, रप्चर्ड फॉलिकल इसका नाम कर देते हैं। अब रप्चर्ड फॉलिकल क्या होता है, रप्चर्ड फॉलिकल वो होता है यानी कि फटा हुआ फॉलिकल। ये देखो फटा हुआ है, यहाँ से फटा है तो जाके अंडा निकला है। अब फटे हुए फॉलिकल जब LH हार्मोन्स अचानक से उसको जोर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, निकलो भाई निकलो निकलो, तो भड़ के जो है वो फट जाता है, फट के वो अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो उसको फटे हुए फॉलिकल को क्या बोलते हैं, रप्चर्ड फॉलिकल, ठीक है। ये जो अंडा उससे निकल गया है, यहाँ पे था पहले, ये अब निकल गया बाहर। इस बाहर निकले अंडे को हम क्या बोलते हैं, लिबरेटेड ओवम। लिबरेटेड ओवम निकलने के बाद ये रप्चर्ड फॉलिकल जो है, ये जो खाली थैली है, ये किसकी शक्ल तैयार कर लेती है, ये एक ऐसे गुदूद की शक्ल तैयार कर लेती है, पीले गुदूद की शक्ल तैयार कर लेती है, ठीक है। ये थैली थी, ये फटने के बाद अभी किसकी शक्ल तैयार कर ली, अर्ली कॉर्पस लेटियम की शक्ल तैयार कर ली है इसने। पीले रंग का गुदूद है ये, ठीक है, इसमें तब्दील हो जाती है। अब यही जो पीले रंग का गुदूद है अर्ली कॉर्पस लेटियम, मैंने पहले बताया था तुम्हें कि ओवरी के अंदर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो इसके अंदर से निकलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन भी इसके अंदर से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन भी इसके अंदर से निकलते हैं, इतनी ज़्यादा मिक़दार में नहीं लेकिन निकलते हैं इसके अंदर से भी, ठीक है। तो ये बच्चेदानी के अंदरूनी वो जो झिल्ली है, यानी कि एक वो जो मैंने तुम्हें बताई थी, ये जो है एंडोमेट्रियम, इसको हमल के लिए तैयार करना भी उनका काम है, कि हार्मोन्स का काम होता है। और अगर हमल ना हो तो खुद ही टूट जाना भी नहीं हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये वो भी तैयार करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इनमें से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की जानिब। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये एक इंडोक्राइन गुदूद की तरह काम करता है, यानी कि ये कुछ इस तरह काम करता है, ये उससे ज़्यादा मिक़दार में प्रोजेस्टेरोन को, ये भी प्रोजेस्टेरोन वो कर रहा था, रिलीज़ कर रहा था हार्मोन्स, ये भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा मिक़दार में हार्मोन्स रिलीज़ करता है। अगर हमल ठहर जाए तो ये कई हफ्ते तक काम करता रहता है, यानी प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता रहता है कई हफ्तों तक, अगर हमल ठहर जाए तो। और अगर ना ठहरे तो ये सुकड़ कर इसकी शक्ल तैयार कर लेता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस सफ़ेद दाग की शक्ल तैयार कर लेता है ये, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अंडे पहले से ही मौजूद थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, प्राइमरी फॉलिकल बन गए। प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद थोड़ा और बढ़े, किसने उन्हें कहा बढ़ने के लिए, FSH हार्मोन ने कहा। FSH हार्मोन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। उन्होंने कहा मज़ीद बढ़ो, वो मज़ीद बड़े, डेवलपिंग फॉलिकल में बने। डेवलपिंग फॉलिकल काफ़ी होते हैं, जिनमें से एक ही बस जो है पुख्ता रह पाता है। वो पुख्ता कौन सा है, सेकेंडरी ओवम।
यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, पूरी जो थैली ग्राफियन मैच्योर थैली इसको बोल लो तुम अंडे की, इसमें पानी होता है। अब ये यहाँ पे आने के बाद LH हार्मोन आ जाते हैं। LH हार्मोन कौन से होते हैं? लिट्यूनाइजिंग हार्मोन होते हैं जो दिमाग से निकलते हैं, वो इसको कहते हैं फट 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 फट, बाहर निकल बाहर निकल। तो ये तंग आकर जो है जब हद इसकी क्रॉस हो जाती है तो ये रप्चर्ड फॉलिकल, जब ये फट जाता है तो उसको नाम दिया हुआ है हमने क्या, रप्चर्ड फॉलिकल, फटा हुआ थैली। तो फटी हुई थैली जब फट जाती है तो उसमें से अंदर बाहर निकल जाता है। बाहर निकले हुए अंडे को हम कहते हैं लिबरेटेड ओवम। वैसे अंदर था तो उसको सेकेंडरी ओवम, प्राइमरी ओवम, अब बाहर निकल गया तो लिबरेटेड ओवम। अब जब अंडा निकल गया तो ये रप्चर्ड फॉलिकल किसकी शक्ल लगा तैयार कर लेगा? अर्ली कॉर्पस की। अर्ली कॉर्पस क्या है? अर्ली कॉर्पस एक पीले रंग का गुदगुद है जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद अर्ली कॉर्पस से कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या है? ये भी एक गुदगुद है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन इससे ज़्यादा मिकदार में करता है, जो कि अमल अगर ठहर जाता है तो ये हफ्तों तक रिलीज़ करता रहता है। अगर नहीं ठहरता तो ये इस तरह से करके कार्पस एल्बिकैन की शक्ल अख्तियार कर लेता है जो कि सफ़ेद दाग जैसा होता है। बस ये सीन है और कुछ भी नहीं है। ये वीन्स हैं जो खून सप्लाई करती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि अंडे का सीन भी समझ आ गया होगा कि अंडा ये इस हालत से, यानी कि जब सोए हुई हालत से जब बच्ची छोटी होती है तो उस हालत से ये है इसकी सूरत में, मतलब ये पूरा एक मुकम्मल साइकिल चल के कैसे एक अंडा बाहर निकलता है। आओ अब जानते हैं कुरान हैज़ के मुतालिक क्या कहता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुमसे हैज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज़ में औरतों से किनारा कश रहो। यानी कि जब हैज़ में मुब्तला हों औरतें तो उनसे जिनसी ताल्लुकात न करें, इसका ये मफ़हूम है। हाँ, जब पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ, यानी कि जब वो पाक हो जाएं तो इनके करीब जाने की इजाज़त है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पर जो है वो इधर, ठीक है, वो इस जगह पे ये वजाइना है, यहाँ पर एक लेयर होती है, टिश्यू होता है हाइमन। तो उसके बारे में भी मैंने क्योंकि बोला है A to Z बताऊंगा, तो उसके बारे में भी मैं बताता चलता हूँ कि ये टिश्यू होता है वो पतली सी लेयर का टिश्यू होता है। तो लोग, ये साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है, लेकिन लोग मिथ बनाई हुई है उन्होंने कि ये जो टिश्यू है ये टूट जाता है। टूटने के अगर ये टूटा हुआ है टिश्यू तो यानी कि वर्जिन नहीं है औरत, अगर टूटा हुआ नहीं है तो यानी कि वर्जिन है। उन लोगों से मैं कहूँगा मेरे भाइयों, ये जो टिश्यू है कुछ इस तरह का टिश्यू होता है, ये इसका भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, डायग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सारे बनाए हुए हैं। तो ये वाला जो टिश्यू है इसको हाइमन बोलते हैं, ठीक है, ये मैं वीडियो की फ़ोटो भी लगा दूँगा। ये जो टिश्यू है इसको हाइमन बोलते हैं। ये पूरा इस तरह से कुछ टिश्यू होता है, यूं गोल टिश्यू है, इसके अंदर ये सुराख हुए हैं, ठीक है। ये सुराख जो है कुदरती होते हैं, ठीक है, कोई इनमें जो है वो नहीं होता, ये होता है कुदरती। उसके लिए पीरियड्स के लिए पीरियड्स यहाँ से निकलते हैं, मना जो है क्या बोलते हैं, खून यहाँ से निकलता है पीरियड्स का, और ये होता है पेशाब का। ये यहाँ पे अच्छी तरह बना हुआ है। ये रहा वजाइनल ओपनिंग, यानी कि खून यहाँ से निकलता है पीरियड्स का, और बच्चा जब होता है तो वो भी यहीं से निकलता है। ये हाइमन लेयर होती है, ये इस तरह से बड़ी होती है। ये बाजुकात क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं 10 साल के बाद वो साइकिल में खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो टांगों को चीर के भी भागते हैं, ठीक है, चीरने से भी फट जाती है, गिरने से भी फट जाती है। कुछ लोगों की पैदाइशी भी ये हाइमन लेयर नहीं होती, कुदरती। तो इस लोग बोलते हैं मिथ है ये कि ये नहीं है तो वर्जिन नहीं है तो वर्जिन है, तो ये सब कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे ही पतली सी लेयर होती है। अच्छा, अब लड़के समझते हैं कि एक ही जो है, हमें भी जैसे पेशाब का एक ही सुराख होता है तो ख़वातीन को भी एक सुराख होता है पेशाब का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यहाँ पर 2 सुराख हैं, एक जिसमें से पीरियड्स होते हैं, बच्चा निकलता है और जिसे वजाइना कहते हैं, दूसरा ऊपर छोटा सा ये यूरिथ्रा का यूँ
यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। ठीक है, छोटी सी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जिसे हम पेशाब की नाली कहते हैं। तो हकीकत बात ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये इसके ऊपर, ये पूरे स्ट्रक्चर के जो है ऊपरी साइड पे मसाना होता है। ठीक है, अब लोग समझते हैं शायद मसाना वसाना ना हो, सिस्टम सारा वही है लड़कों वाला, लेकिन क्या है कि पेशाब की नाली तक सिस्टम वही है सारा, यूरिथ्रा तक। ये इसके नीचे है, इसका थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है बस, और कोई भी नहीं है, बाकी सारा सिस्टम वही है। किडनी से आ रहा है पेशाब ब्लैडर तक यूरिटर के ज़रिए, वो यहाँ पे आके यूरिथ्रा से निकल रहा है। हम लड़कों में भी ऐसे ही होता है। इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर होता है ब्लैडर। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर की जानिब होता है ब्लैडर जिस्म के अंदर। तो उम्मीद करूँगा ये छोटी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर समझ नहीं आई तो मज़ीद इंशाल्लाह जो भी सवाल होगा आपके दिल में वो आप पूछ सकते हैं। कुरान कहता है लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, कह दो कि ये एक तकलीफ़ है दौरान औरत। जो भी औरतें हैं हैज़ के दौरान औरतों से जिनसी ताल्लुक़, यानी कि जो औरतें हैज़ में मुब्तला हैं, अभी तक उन्होंने गुस्ल नहीं किया है, पाक नहीं हैं वो, तो उनसे आप जिनसी ताल्लुकात करने से गुरेज़ करें। ठीक है, आप उनसे जिनसी ताल्लुकात करने से गुरेज़ करें। ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है सूरह बकरा में। जब वो पाक हो जाएं, पाक होने के बाद आप उनसे गुस्ल कर सकते हैं, वो जिनसी ताल्लुकात कर सकते हैं। और जिनके शादियाँ नहीं हुई भी, उन्हें भी ये चाहिए कि वो जैसे ही उन्हें हैज़ हो फ़ौरन जो है वो गुस्ल जनाबत करें। गुस्ल जनाबत के 3 फ़र्ज़ होते हैं और 5 सुन्नतें होती हैं, उनको पूरा करें। और औरतों को ख़ास ख्याल रखना है कि वो अपने बालों को, जुल्फ़ों को अच्छी तरह धोएं। ये गुस्ल करने के बाद वो कुरान पढ़ सकती हैं, तिलावत कर सकती हैं, इबादत कर सकती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकती। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा है, उनसे रिवायत है कि नमाज रोज़ा नहीं होता उन औरतों का जो हैज़ की हालत में होती हैं। ठीक है, और कुदरत की तरफ से ये जो अमल है हैज़, ये नापसंदीदा नहीं करार दिया गया, क्योंकि ये कुदरती अमल है। ठीक है, नापसंदीदा नहीं है, ये कुदरती अमल है। हैज़ उम्मीद करूँगा समझ आ चुका होगा। हैज़ जैसा ही एक और चीज़ होती है जिसे हम निफास बोलते हैं। ठीक है, यहीं लिख देते हैं निफास। ये क्या है, क्योंकि मैंने कहा था A to Z चीज़ें मालूमात की बताऊँगा। निफास जो है शादीशुदा औरतों को होता है। जब उनको बेटा होता है या बेटी होती है, बच्चा होता है, तो उनको निफास होता है 40 दिन तक। निफास भी हैज़ की तरह खून होता है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि हैज़ जैसा खून आए, निफास का खून हैज़ जैसा है, यहीं से निकलता है। और इस दौरान आपको ख़ास इबादत से रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है, कौन सी ख़ास इबादत है? यानी ख़ास इबादत से मुराद रोज़े से आपको रोक दिया जाता है। अब देखो, रोज़ा होता है सुबह फजर से लेकर मगरिब तक। अब इसके दरमियान कितना फ़ासला है? इसमें अगर तुम्हें खून आ गया शादीशुदा औरतों को, तो उनको फिर वो हो जाएंगी नापाक। नापाकी की हालत में रोज़ा अच्छी बात नहीं है, इस वजह से इस्लाम ने उन्हें रोका है। अदरवाइज़ नमाज वो पढ़ सकती हैं, लेकिन उन्हें गुस्ल करके पढ़नी होगी। तो इस सूरत में वो रोज़े में क्या करें भाई? रोज़ा तो नहीं रख सकती रमज़ान में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ईद के बाद अपने रोज़े मुकम्मल कर लेने चाहिए, 30 रोज़े, क्योंकि ये फ़र्ज़ हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ निफास भी क्लियर हो गया होगा। निफास क्या होता है? जो औरत को शादी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद खून आए, उसको निफास कहते हैं। निफास 40 दिन तक आता है, जबकि हैज़ महीने में 1 दिन, वो महीने में 7 दिन तक आता है। लिमिट इसकी 7 दिन है, 4 से 7 दिन तक महीने में एक बार होता है, लेकिन वो मुसलसल निफास चलता रहता है। शादीशुदा औरतों को होता है हैज़, गैर शादीशुदा औरतों को भी होता है, और शादीशुदा औरतों को भी होता है।
उम्मीद करूँगा इतना समझ आ चुका होगा आपको। अगर ऐसी बात जो अभी तक आपको समझ न आई हो तो आप बिना झिझक हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।